तो सेट रिलेशन फंक्शन इंट्रोडक्शन टाइप से, और इंट्रोडक्शन नहीं, सब कुछ इसमें बता दिया गया है, लेकिन इलेबोरेटली फिर से अभी चालू करते हैं सेट रिलेशन फंक्शन। तो इसमें सारा सब कुछ हो जाएगा पूरा डिटेल्ड में, ठीक, कुछ भी नहीं बचेगा। तो सेट में ये सब चीज़ पढ़ना है, इतना सारा चीज़ सेट में है। इसके अलावा रिलेशन और फंक्शन भी है, वो भी ऐड है। तो कंटेंट्स में जितना दिख रहा है उतना तो है ही, उतना तो सेट्स में ही है। फिर सेट के बाद रिलेशन और फंक्शन है, वो भी होगा। ये जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस रहेगा, उसका ग्राफ रहेगा, फिर लोगारिदम रहेगा, ये सब चीज़, यानी कि 3 को और बचेगा, ठीक है। फिर सेट रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर आप पढ़ सकते हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फिर प्रोबेबिलिटी, ये सब कंटिन्यूएशन में रहेगा। बीच में बाइनोमियल थ्योरम है, वो भी उसी टाइप से है। यानी अभी सेट रिलेशन फंक्शन कंप्लीट होगा, ग्राफ्स कंप्लीट होगा, लोगारिदम कंप्लीट होगा, और उसके बाद फिर बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और फिर प्रोबेबिलिटी। इतना चीज़ एकदम पूरा सेम टू सेम है कि एकदम डायरेक्ट मैच है, डायरेक्ट इंटर रिलेटेड है, कि अगर ये आपको अगर करना है तो लगातार करना है, तभी आप समझ सकते हो। नहीं तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं समझ में आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी नहीं समझ में आएगा, बाइनोमियल थ्योरम भी नहीं समझ में आएगा। हालांकि बाइनोमियल थ्योरम समझ में आ जाएगा कि बाइनोमियल थ्योरम से ही स्टार्ट होगा, कि बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और फिर प्रोबेबिलिटी। लेकिन इतना समझने के लिए पहले सेट रिलेशन फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। और सेट रिलेशन फंक्शन जब आ गया, ग्राफ भी समझ लिए, लॉग भी समझ लिए, यानी कि आपको अलजेब्रा समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, ये सब अलजेब्रिक इक्वेशंस, ये सब कंप्लीट किया जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा उससे। उसके बाद फिर अपना डिफरेंट में जाएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और उसके बाद कैलकुलस तो है ही, कैलकुलस तो हर जगह ही है। तो ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ वही है कि सेट पढ़ते किस लिए है। तो सेट का बेसिक चीज़ है कि सेट को इसलिए पढ़ना है ताकि रिलेशन और फंक्शन समझ में आए। सेट बोलते किसको है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और ऑब्जेक्ट्स को ही बोलते हैं एलिमेंट भी और मेंबर भी। सेट को हमेशा जब भी डिफाइन करते हैं, जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सेट का जो मेंबर्स है, एलिमेंट्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब जो है वो सब स्मॉल में होगा, कैपिटल से करेंगे सेट को, और जो भी एलिमेंट्स रहेगा वो सब स्मॉल लेटर। एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं क्योंकि एप्सिलॉन बताता क्या है, एप्सिलॉन डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, सिंबल है किसका, बिलोंग्स टू का। यानी आप एप्सिलॉन लिखे तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। फिर है एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन लिख के आप अगर काट दिए हो तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। फिर है सेट और उसका रिप्रेजेंटेशन। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन तभी होगा जब आप मेंबर जितना भी लिखे हो सारा डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, तभी आप सेट बोल सकते हो उसको, ठीक है। अगर सेट का मेंबर वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, हर एक मेंबर अगर डिस्टिंक्टिव नहीं है, तो वो सेट भी नहीं है। 2 मेथड है, एक रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, और दूसरा सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर और टेबुलर में क्या है कि आपको जितना भी एलिमेंट है सबको आप लिस्ट कर दोगे, कॉमा 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 करके, ठीक है। और मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, सेट जब भी रहता है तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर में रहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक बता देना है कि हर एक एलिमेंट का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक बता दिए तो सेट भी पता चल गया कि हाँ सारा मेंबर का कैरेक्टरिस्टिक यही है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सारे एलिमेंट को लिख दिया जाता है, सारा एलिमेंट एक दूसरे से अलग होता है कॉमा से, और अंदर रहता है ब्रैकेट के, जो कि मिडिल ब्रैकेट है। एग्जाम्पल में कि अगर बोला जाए कि हाँ पॉजिटिव इंटीजर बताओ जो कि 7 से कम है, ठीक है, लेकिन इवन होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए, इवन होना चाहिए, यानी 2 से कटे, ठीक है। फिर एक नेचुरल नंबर बताओ जो कि 42 को डिवाइड करता हो, तो सारा हो गया, ये सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। ताकि होल नंबर मतलब 0 को इंक्लूड करके,
इंटीजर का मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज, ठीक है। फिर है कि जो भी एलिमेंट है उस किस ऑर्डर में रखा हुआ ये मैटर नहीं करता है, एलिमेंट सारा होना चाहिए किसी भी ऑर्डर में हो, ठीक है। कौन पहले कौन बाद में ये मैटर नहीं करता है, सारा एलिमेंट बस लिस्टेड होना चाहिए। किसी भी एक एलिमेंट को आप रिपीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, किसी से मैच नहीं करता है, तभी सेट में रहेगा। फिर से एग्जांपल है स्कूल का। क्या स्कूल का बताइए कि कितना लीटर से बना हुआ है, तो 5 लीटर से बना हुआ है। 6 वर्ड का है, लेकिन जब सेट बनेगा तो सिर्फ 5 का बनेगा, क्या कि डिस्टिंक्टिव सिर्फ 5 है। सेट बिल्डर फॉर्म में आप कॉमन प्रॉपर्टी लिख दीजिए, सारे एलिमेंट का कॉमन प्रॉपर्टी कौन है वो बता दीजिए। तो जैसे भी से डिपेंड किए, डिनोट किए कि वॉवेल बताइए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो एक्स बताए कि हाँ ठीक है एक्स एलिमेंट है, सच दैट, कॉलन का मतलब सच दैट एक्स इज ए वॉल्यूम ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और फिर मिडिल ब्रैकेट। रोस्टर फॉर्म में जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, अब रोस्टर फॉर्म में दिखाना है तो सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। तो मिडिल ब्रैकेट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल, यानी इसको आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब है द सेट ऑफ ऑल AEIOU, ठीक है। कोलॉन का मतलब सच दैट। सिंबल जो रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ कुछ कॉमन है कि भाई जब भी ये चीज़ लिखा हुआ है तो यही बात बोल रहा है। कि अगर कैपिटल N लिखा हुआ है तो इसका मतलब नेचुरल नंबर बोल रहा है, कैपिटल Z लिखा हुआ है इसका मतलब इंटीजर है, कैपिटल Q अगर लिखा हुआ है तो रेशनल नंबर है, कैपिटल R लिखा हुआ है यानी रियल नंबर है, Z प्लस लिखा हुआ है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, Q प्लस लिखा हुआ है यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और R प्लस लिखा हुआ है यानी पॉजिटिव रियल नंबर है। एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, तो एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट एक ही चीज़ है कि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं। रिप्रेजेंट करते हैं उसको फाई से, या सिर्फ ब्रैकेट दे दिए और अंदर में कोई एलिमेंट नहीं लिखे, तो ये भी एम्प्टी सेट है। एग्जाम्पल है इसका x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 1 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर तो कुछ है ही नहीं, तो यानी कि सेट जो है वो एम्प्टी है। दूसरा सेट है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 2, जो कि रियल नहीं है, ठीक है। रेशनल नंबर है, r का मतलब रेशनल नंबर, ठीक है, r का मतलब रेशनल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर है, ठीक है। तो √2 रियल नंबर तो होना चाहिए, ठीक है। देखना पड़ेगा, आप भी देखिए सही है कि गलत है। फिर तीसरा सी एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर, 2 से बड़ा। तो इवन प्राइम नंबर 2 से बड़ा यानी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सच दैट एक्स इज ए ऑड नंबर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मतलब एक्स इज इक्वल टू या तो +2 या तो -2, ठीक है, जो कि ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, 2 से कटता है। फिर ns का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, पता ही है। तो जो नल सेट रहेगा उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए n फाई इज इक्वल टू 0। फिर है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो यानी कि जो एम्प्टी सेट है, चाहे कोई सेट है उसके अंदर कुछ एलिमेंट है तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। अगर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सेट है, गिन ही नहीं सकते हो कितना एलिमेंट है। तो रोस्टर फॉर्म में भी आप इनफाइनाइट सेट को दिखा सकते हो। अगर कुछ एलिमेंट को लिख के आप 3 डॉट लिख देते हो तो इसका मतलब है इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल, तो ये हो गया नेचुरल नंबर का एग्जांपल कि नेचुरल नंबर का सेट है। ये हो गया तो होल नंबर का सेट है, ठीक है, या नेचुरल नंबर या ऑड नंबर का सेट है कि ये ऑड नंबर को बता रहा है, ठीक है। ये सेट है इंटीजर का, लेकिन बीच में जो गैप है वो है 2 का, यानी कि हर एक एलिमेंट के बीच में गैप है 2 का, ठीक है। यहाँ पे 2 से 1 का भी गैप हो गया, तो कभी 1 का गैप है कभी 2 का गैप है, इस टाइप से ये सीरीज चल रहा है,
ठीक है। तो सारे इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो कि हाँ 3 डॉट दे दिए तो किसी भी इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर रियल नंबर अगर बताना है तो रियल नंबर क्या है कि उसको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, कि कोई भी कितना भी छोटा संख्या रहे या कितना भी बड़ा संख्या रहे, उसके बीच में कितना संख्या है ये आप नहीं बता सकते हो। इनफाइनाइट संख्या है, कोई भी मान लो 2.1 है, 2.1 और 2.2 के बीच में कितना? इन्फिनिटी। 2.11 के बीच में 2.11 और 2.1 के बीच में कितना? तो आप बता दोगे कि हाँ इतना है, ठीक है, कि 2.1 से चालू किए थे और 2.11 तक हम पहुंचे तो 0.1, ठीक है। लेकिन अगर कोई बता दिया कि 2.1 से बताओ हमको 2.3 के बीच में कितना संख्या है रियल नंबर, तो इन्फिनिटी है कि हम कितना डिसिमल के बाद कितना अंक तक जाएंगे यही नहीं पता है, तो बीच का संख्या कितना है। इक्वल सेट का मतलब कि जो एलिमेंट पहले सेट में है वही एलिमेंट अगर दूसरे सेट में है, वही एलिमेंट तीसरे सेट में है, तो सारा का सारा सेट बराबर है। सेट में कभी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं, जो रहेगा यूनिक रहेगा। इसलिए 1 2 3 भी वही सेट है जो कि 1 1 2 2 3 3 ऐसा करके सेट है। क्यों? क्योंकि यही एलिमेंट इसमें भी है, बस रिपीट हो गया है। सबसेट का मतलब और डिनोट कैसे करते हैं? तो सबसेट का मतलब ये है कि अगर कोई किसी का सबसेट है तो इसका मतलब है उसके पास उससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। कि अगर कोई किसी का सबसेट है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास उससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं है। बराबर में हो सकता है लेकिन या तो बराबर नहीं तो उससे कम, ठीक है। तो अगर बराबर कम रहता है तो प्रॉपर सेट हो जाता है, ठीक है, कि प्रॉपर सबसेट है। तो जैसे ये है सबसेट, ठीक है, एक होता है प्रॉपर सबसेट। तो अगर ऐसा बता रहे हो तो ये प्रॉपर सबसेट है, कहीं कि इक्वल टू का साइन तो है नहीं, यानी ए हमेशा बी से छोटा है, तो बी सुपर सेट है और ए प्रॉपर सेट है। जो ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं इज ए सबसेट ऑफ, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। या फिर बोलते हैं ए इज कंटेन्ड इन बी, ठीक है। सेट में सेट रिलेशन फंक्शन में क्या है, सिंबल का बहुत सारा यूज है। तो हर एक सिंबल का क्या क्या मतलब है, तो इस सिंबल का मतलब है इम्प्लाइज, ठीक है। फिर है अगर इस टाइप से आप लिखे यानी कि नॉट है, कुछ भी लिख के आप अगर काट दिए तो यानी कि नॉट है, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, या ए इज नॉट कंटेन्ड इन बी। एक और यूज होता है, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ यानी कि ऐसा या एकदम ऐसा तभी, ठीक है। इक्विलिब्रियम में भी ये यूज करते हो, केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में भी यूज करते हैं कि इधर का प्रोडक्ट, इधर का रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बन रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। फिर कोई भी सेट है तो ये अपने आप का सबसेट है, ठीक है, कोई भी सेट अपना एक सबसेट है। और फाई सबका सबसेट है, फाई किसी भी सेट का सबसेट है, क्योंकि फाई का मतलब कोई एलिमेंट का नहीं होना, तो कोई कुछ है ही नहीं तो सब में है, कि कुछ नहीं होना यानी वो सब में है, ठीक है, कुछ है ही नहीं। फिर सबसेट और भी बताने के लिए कि आप अगर ऐसा बोलते हो कि ए बिलोंग्स टू बी और ए बी के बराबर नहीं रहे, तो यानी कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है और बी जो है वो सुपर सेट है। अगर ए के पास सिंगल एलिमेंट है तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। एक एग्जांपल है कि नेचुरल नंबर सबसेट है किसका, इंटीजर का। इंटीजर सबसेट है किसका, रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर सबसेट है किसका, रियल नंबर का, ठीक है। तो आर हो गया यहाँ पे सुपर सेट और बाकी जो है वो सबसेट है आर का। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं कि कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में रहे सच दैट p और q इंटीजर होना चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए, तब आप बोलोगे कि वो रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल में √2 हो गया, √5 हो गया और पाई, ठीक है, यानी 22/7, ठीक है, 22/7। और अगर वैल्यू आपको लेना है तो 3.14 का लीजिए, चाहे 3.142 का लीजिए।
इर्रेशनल नंबर का मतलब वो जो रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर जो भी होता है या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो रिपीटिंग होगा, ठीक है। या तो रिपीट करना चालू कर देगा और नहीं तो टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है यानी इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। यानी नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग या रिकरिंग या पीरियोडिक, अगर ऐसा नंबर है तो वो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो सबसेट अगर आपको दिखाना है तो सबसेट का ये है डोनेशन डिनोशन जो भी रहे, ठीक है, कि ऐसे डिनोट करते हैं सबसेट को। और प्रॉपर सबसेट बता रहे हो कि नहीं ए छोटा ही है बी से, तो अब आप सिर्फ इक्वल टू का साइन दे दो, ये साइन दो। फिर सबसेट को दिखाने का तरीका, तो ये है ओपन इंटरवल। जैसे मान लो एक लाइन है, रियल लाइन, ठीक है, रियल लाइन दिखाते हैं। रियल जितना भी नंबर है उसको आप लाइन पे दिखा सकते हो, और जो लाइन रहता है उसको बोलते हैं रियल लाइन। तो मान लो ये रियल लाइन है, इंटरवल में आप बता रहे हो कि कौन कौन सा है, तो ये है ओपन इंटरवल, यानी इस नंबर को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इस नंबर को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब जैसे यहाँ पे बाकी सब नंबर इंक्लूडेड है, लेकिन सबसे साइड का एक्सट्रीम में जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे जो एक्सट्रीम में है वो भी इंक्लूडेड है। अगर सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड रहे तो यानी कि एक साइड का ओपन रहेगा और दूसरे साइड का क्लोज्ड, तो ये दोनों सेमी ओपन है, ठीक है। जो डिनोशन है मतलब डिनोट जैसे करते हैं, तो इसका ओपन इंटरवल का मतलब है छोटा ब्रैकेट, ठीक है, ए से लेके बी तक। एक्स जो है वो ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। यहाँ पे है ए मतलब एक्स जो है वो ए से या तो बड़ा है नहीं तो बराबर है, और बी से छोटा है नहीं तो बराबर है, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट का यूज होगा। यहाँ पे है कि ए बड़ा है ए से, एक्स जो है वो ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, तो इधर बड़ा ब्रैकेट और इधर छोटा ब्रैकेट, यानी बी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फिर है ए से बड़ा है लेकिन बी से या तो छोटा है नहीं तो बराबर है, ठीक है, तो इधर छोटा ब्रैकेट इधर बड़ा ब्रैकेट। अब है कि अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े वो तरीका है बताने का, और जनरली हम लोग जो भी डील करते हैं वो रियल नंबर से ही डील करते हैं। इमेजिनरी नंबर का ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर यूज़ करते हैं कम्प्लेक्स नंबर में। जितना भी जनरली हम लोग यूज़ करेंगे वो रियल नंबर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेट उट का यूज़ होता है यही रियल नंबर का कैलकुलेशन में। अब मान लो कि अब बताया गया है सबसेट का एग्जाम्पल कि मेरा सबसेट है ये कि -3 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा, और ना ही -3 को इंक्लूड कर रहे हैं ना ही 5 को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये सबसेट है किसका, बी का, तो बी सुपर सेट है। और बी का कौन सा सेट है कि -7 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और तब तक इंक्लूड कर रहे हैं जो 9 से छोटा है, और साथ में 9 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो यानी ए है सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। ये जो है वो सेट किसका है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है, यानी कि 0 नेगेटिव नहीं है, ठीक है, 0 कभी भी नेगेटिव नहीं है, वो नॉन नेगेटिव नंबर है। -∞ से 0 तक, ना ही कहे कि इन्फिनिटी कितना है नॉन डिफाइंड है, तो उसको तो कभी इंक्लूड नहीं कर सकते। इन्फिनिटी जब भी रहेगा तो वहाँ पे छोटा ब्रैकेट ही आएगा, कहे कि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं हो सकता, वहाँ पे बड़ा ब्रैकेट कभी नहीं रहता। क्लोज इंटरवल नहीं है, वो हमेशा ओपन इंटरवल है, मतलब हमेशा ओपन ही है। तो -∞ से 0 तक, लेकिन 0 भी इंक्लूड नहीं है, तो यानी कि नेगेटिव रियल नंबर है। -∞ से इन्फिनिटी तक बताए, यानी कि सारा का सारा रियल है, जितना भी रियल नंबर हो सकता है वो -∞ से इन्फिनिटी तक है, और इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है, -∞ भी इंक्लूडेड नहीं है, और इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है। कोई भी इंटरवल का लेंथ कितना है, कितना बड़ा इंटरवल है, तो b-a, तो इसका भी जो लेंथ है वो भी b-a, इसका जो लेंथ है वो भी b-a, इसका जो लेंथ है वो भी b-a, और इसका भी जो लेंथ है वो भी b-a। पावर सेट, यानी कि कोई भी एक सेट बना है, अब उस सेट से कितना सबसेट बन सकता है, तो जितना भी सेट बनेगा उसका जो कलेक्शन होगा उसको बोलते हैं पावर सेट। तो मान लो सेट ये है, ठीक है, तो इसका आप अगर सबसेट जैसे 5 है तो 5 तो सबका सबसेट है, फिर ये सेट खुद भी अपना एक सबसेट है, फिर जितना एलिमेंट है उन सबका सेट बना दो,
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के बनाओ तो ढेर सारा सबसेट बनेगा। टोटल कितना नंबर ऑफ सबसेट बन सकता है कि पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितना, सबसेट्स कितना होगा। तो अगर m एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट इज इक्वल टू 2 to the power m। यूनिवर्सल सेट का मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यानी कि वो सेट और साथ में सराउंडिंग भी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम फिर से, तो वेन डायग्राम में दिखाते हैं कि जो रेक्टेंगल रहता है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, और जितना भी सबसेट रहेगा या सेट रहेगा उसको डिफाइन कर देंगे सर्किल से। तो जैसे इस डायग्राम में देखो तो B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो अब है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या है कि यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेंगे U से, सबसेट या सेट को डिनोट करेंगे सर्किल से। तो जैसे ये डायग्राम है तो इसमें क्या है कि B इज ए सबसेट ऑफ A एंड A इज ए सबसेट ऑफ U। अब है ऑपरेशन कि दो सेट को मिलाओ और तीसरा सेट बनाओ। तो कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, तो यूनियन कि दो सेट को मिलाओ और एक तीसरा सेट बनाओ, दो से ज्यादा भी मिला सकते हो। और जो तीसरा सेट बनेगा वो A और B दोनों के एलिमेंट को रखेगा। तो जैसे ये रेड वाला जितना भी पोर्शन है वो डिनोट कर रहा है A यूनियन B को, और ये हो गया यूनिवर्सल सेट। और बाकी उजला जितना भी है वो डिनोट कर रहा है A यूनियन B का नॉट, ठीक है, कंप्लीमेंट्री सेट है। और इसको रेड वाला और व्हाइट वाला को मिलाओ तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, यानी कि सेट प्लस उसका कंप्लीमेंट्री को अगर मिलाओगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो कंप्लीमेंट्री सेट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट। कि यूनियन का प्रॉपर्टी क्या है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, यानी कि कॉम्यूटेटिव है। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, एसोसिएटेड भी है। A यूनियन 5 इज इक्वल टू A, काहे कि अगर A कोई सेट है और उसमें कोई अगर एलिमेंट को मिलाए भी नहीं तो नहीं मिला है तो जितना एलिमेंट A में था उतना ही रहेगा। A में A को ही मिला दो तो जितना सेट था उसी में फिर से आप उसी को मिला दिए तो क्या होगा, कुछ नहीं, कोई सेट में अंतर नहीं आया। यूनिवर्सल सेट में अगर किसी सेट को मिलाओ तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के पास सारा है, सब सारा एलिमेंट यूनिवर्सल के पास ही है। तो अगर किसी सेट को यूनिवर्सल से मिला दोगे तो यूनिवर्सल बन जाएगा, ठीक है। अब है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। तो दो सेट दिया हुआ है और उसका इंटरसेक्शन जो है वो कॉमन है, वो A का भी पार्ट है वो B का भी पार्ट है, ठीक है। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो यानी कि इसको छोड़ के यूनिवर्स में इसको छोड़ के, तो वो छोड़ के क्या आएगा, A नॉट यूनियन B नॉट, यानी कि A का भी पार्ट नहीं B का भी पार्ट नहीं, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का क्या है, तो ये भी कॉम्यूटेटिव है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, एसोसिएटिव भी है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। फाई के साथ अगर इंटरसेक्शन देखा जाए तो कोई फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसके साथ अगर इंटरसेक्शन होगा तो फाई बन जाएगा। यूनिवर्स के साथ अगर इंटरसेक्शन है तो सिर्फ वही सेट रहेगा, ठीक है, कि यूनिवर्स के पास सारा एलिमेंट है और इंटरसेक्शन देखना है कि नहीं इस सेट के साथ कितना एलिमेंट है, तो जो कॉमन उसी सेट में है वही सेट रहेगा। कोई भी सेट अपने साथ इंटरसेक्शन देखेगा तो वही सेट मिलेगा। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, यूनियन भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और इंटरसेक्शन भी डिस्ट्रीब्यूट होता है।
तो इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा कि ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। फिर से वेन डायग्राम एक बार देख लेते हैं कि ये जो वेन डायग्राम है वो बी यूनियन सी का है, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी का है। 3 सेट है, ठीक है, 3 सेट है यूनिवर्सल सेट में, लेकिन हमको सिर्फ ए यूनियन बी देखना है, तो ए यूनियन बी ये है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी देखना है तो ये वाला आएगा। ए इंटरसेक्शन सी देखना है, ये वाला आएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, यानी कॉमन ए इंटरसेक्शन सी ये हो गया और ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, और इन दोनों का जो यूनियन है वो ये वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट हो गया। फिर आप ये चीज़ देख सकते हो कि हाँ ठीक है, डी मॉर्गन लॉ सेटिस्फाइड है, 3 = 5 है, कि ये जो है वही यही चीज़ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, डी मॉर्गन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। फिर है डिफरेंस ऑफ सेट, कि 2 सेट का डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस को दिखाते हैं a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब क्या है कि a का वो सब एलिमेंट जो कि b में नहीं है, तो ये जैसे a माइनस बी है और ये b माइनस ए, वाइट वाला पार्ट, जो वाइट वाला पार्ट है वो है b माइनस ए, इधर जो रेड वाला पार्ट है वो है a माइनस बी, और जो इंटरसेक्शन में है कि जो कॉमन है a के साथ और b के साथ, दोनों के साथ, वो है a इंटरसेक्शन b। और ये तीनों चीज़ जो है वो डिसजॉइंट है, यानी कि इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है, यानी a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन b और b माइनस ए ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है, यानी कि तीनों को अगर मिला दो इंटरसेक्शन आपको नहीं मिलेगा। फिर a यूनियन b, तो पिछले डायग्राम में आप देख ही चुके हो, तो a यूनियन b = a प्लस बी माइनस a इंटरसेक्शन b, क्योंकि जब a प्लस बी करोगे तो ये वाला चीज़ खुद ही आ जाता है, तो आप ये वाला करोगे तो ये चीज़ a इंटरसेक्शन b उसमें आ जाएगा 2 बार, काहे कि a के साथ भी आ गया और b के साथ भी आ गया। ये जो इंटरसेक्शन वाला चीज़ है वो a के साथ भी आ गया, b के साथ भी आ गया, तो एक बार आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और ये तीनों जो है a माइनस बी, b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट सेट है, यानी कि इंटरसेक्शन नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। a माइनस बी का मतलब a इंटरसेक्शन b नॉट, ठीक है, b माइनस ए का मतलब b इंटरसेक्शन a नॉट, कम्प्लीमेंट्री है। a यूनियन b का मतलब a यूनियन b माइनस ए, b का मतलब a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस ए। ये सब कुछ आपको वेन डायग्राम से ही पता चल जाता है। वेन डायग्राम आप जैसे ही बनाओगे आपको सारा सब कुछ पता चल जाता है, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। फिर a यूनियन b, तो a यूनियन b का एक डिसजॉइंट सेट भी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट भी है। ये तीनों का तीनों क्या है, डिसजॉइंट भी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी, यानी कि अगर तीनों को मिला दो तो यूनियन बन जाएगा। तो a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस ए, और तीनों को मिला दो तो a यूनियन b। अब प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, इसका सेट का यूज होगा प्रोबेबिलिटी में, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b = प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b = प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस ए, और ये सब निकल रहा है वेन डायग्राम से। कंप्लीमेंट्री ऑफ द सेट का मतलब कि u माइनस ए, ठीक है, कि a का मतलब कोई सेट और u माइनस ए का मतलब कंप्लीमेंट्री ऑफ द सेट। फिर से ऐसा कंप्लीमेंट्री का देख लेते हैं कि यहाँ कैसा है। कंप्लीमेंट्री इस टाइप का है कि अगर ये यूनिवर्स है, ये a है, कि पूरा वाइट पार्ट a है, तो ये जो अंदर का जो है वो है a नॉट, कंप्लीमेंट्री, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री भी हो गया कि यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट = कंप्लीमेंट ऑफ दैट सेट। नॉट बोलते हैं कि नॉट ऑफ ए, फिर 2 बार नॉट लगा दोगे यानी कि 2 बार कंप्लीमेंट्री, तो ए आ जाएगा, ठीक है, कि u माइनस ए = ए। फिर है डी मॉर्गन का लॉ,
तो डी मॉर्गन का लॉ क्या है कि ए यूनियन बी का नॉट यानी कंप्लीमेंट्री ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी इज इक्वल टू नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। तो जैसे ये रेड पार्ट हो गया ए यूनियन बी, और इसके अलावा जितना भी है वो क्या है, नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। डी मॉर्गन का जो दूसरा लॉ है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी नॉट ए का यूनियन नॉट बी के साथ। ठीक है, तो नॉट ए और बी, क्योंकि जो यूनियन है उसको क्या बोलते हैं, और। ठीक है, और का मतलब या। ठीक है, हिंदी में और का मतलब एंड। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में और का मतलब या, ए या बी। ठीक है, तो कोई नहीं, ना ए ना बी। ठीक है, ना इधर ए नॉर बी। नॉट ए एंड बी का मतलब नॉट ए नॉट और नॉट बी। ठीक है, कि ए भी नहीं बी भी नहीं, तो या तो ए नहीं या तो बी नहीं। ठीक है, तो नॉट का मतलब यू माइनस। ठीक है, कभी भी अगर नॉट लग गया, कंप्लीमेंट्री अगर लगाना है कि कंप्लीमेंट्री ऑफ द सेट क्या, तो यूनिवर्सल सेट माइनस एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री ऑफ दैट सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंप्लीमेंट्स ऑफ द सेट कि अगर कोई भी सेट का यूनियन उसके कंप्लीमेंट्री के साथ होगा तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इंटरसेक्शन देखा जाएगा कि उस सेट का उसके कंप्लीमेंट्री के साथ क्या है, तो कुछ भी नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है। फिर है डी मॉर्गन का लॉ कि ए यूनियन बी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। फिर है ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट यूनियन बी नॉट। ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है, उसको हटा देते हैं। ठीक है, हटा दीजिएगा, ये 3 नहीं होगा। लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन की 2 बार कि नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट कि अगर कंप्लीमेंट्री ऑफ एम्प्टी सेट देखा जाए तो यू होगा, और यू का अगर कंप्लीमेंट्री देखा जाए तो फाई होगा। अगर ए और बी 2 फाइनाइट सेट है, ठीक है, और उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, तो फाई है यानी इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, इंटरसेक्शन कुछ नहीं, तो यानी कि ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, ऐसा तब होगा जब ए इंटरसेक्शन बी फाई है, यानी कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। तो अगर 2 सेट है ए और बी, तो ये है नॉर्मल केस। ठीक है, कि एन यूनियन ऑफ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि बोल दिए थे कि ए और बी को जब ऐड कीजिएगा तो ए इंटरसेक्शन बी 2 बार आ जाएगा, तो 2 बार आएगा तो 1 बार आपको हटाना पड़ेगा। फिर डिसजॉइंट सेट है ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए डिसजॉइंट है, कॉमन नहीं है, और अगर यूनियन करोगे तो ए यूनियन बी आ जाएगा। इसलिए ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट्स है, तो जो ए माइनस बी में है प्लस जो बी माइनस ए में है और प्लस जो कॉमन है। ठीक है, और इन सबको जब आप फिर से कीजिएगा तो आ जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। 3 सेट को हम लेके चलिए कि नहीं, हमको 2 सेट में नहीं 3 सेट में काम करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, कहीं फिर से जो पिछला अभी 2 के साथ पढ़े उसी को 3 में लगा दो, तो बी यूनियन सी को आप पूरा एक ही सेट ले लो कि बी यूनियन से है वो एक सेट है और ए अलग सेट है, तो पिछला फार्मूला लगा दो। और पिछला फार्मूला लगा दोगे और जो इंटरसेक्शन और यूनियन का जो प्रॉपर्टीज सीखे कि भाई ए यूनियन, मान लो कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है और इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन सी, यानी वो एलिमेंट जो कि ए और बी में कॉमन है और वो एलिमेंट जो ए और सी में कॉमन है और इन दोनों के साथ जो कॉमन है, यानी कि वो ए के साथ भी है, बी के साथ भी है और सी के साथ भी है। तो ऐसे करके आप फार्मूला बनाइएगा, तो इसका फार्मूला आता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस
इन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इक्वल सेट का मतलब कि दोनों का कॉमन है, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, तो यानी कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। फिर से डिसजॉइंट सेट है, ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट सेट है, कॉमन कुछ भी नहीं है, और तीनों को अगर मिला दिए तो ए यूनियन बी बन जाएगा। और जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल है, जो सेट है या सबसेट है वो सर्किल है। तो इधर ए और बी, या तो ए या तो बी, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ये दोनों में से कम एक हो, तो इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। एटलीस्ट वन का मतलब टोटल माइनस नन, और नन का मतलब एटलीस्ट वन को भी आप हटा दो तो नन बन जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी नहीं हटा दो तो एटलीस्ट वन आ जाएगा। तो u माइनस ए यूनियन बी का नॉट इज इक्वल टू u माइनस यू ऑफ ए यूनियन बी, तो फिर से आ जाएगा u ए यूनियन बी। फिर है बोथ a एंड b, ये दोनों हो, ठीक है, तो यानी कि a यूनियन b, बोथ a एंड b, एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b। कोई भी नहीं कि ना a नॉर b, ठीक है, कि ना a चाहिए ना b चाहिए, तो ए बी, ए का कंप्लीमेंट्री ऑफ ए का इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट्री ऑफ बी के साथ इंटरसेक्शन, और डी मॉर्गन लॉ है, यानी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट्री, तो यानी यू माइनस ए यूनियन बी। फिर ए माइनस बी, यानी ए का पार्ट है लेकिन बी का पार्ट नहीं, या बी का पार्ट है ए का पार्ट नहीं, तो ए माइनस बी या बी माइनस ए। अब आ गया रिलेशन, सेट हो गया। अब है रिलेशन, कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है कि दो सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिएगा, और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितना भी आएगा एलिमेंट, अगर उन दोनों के बीच में रिलेशन है तब वो उसको रिलेशन बोलेंगे, और फिर रिलेशन से ही बनेगा फंक्शन। तो मान लो कि रिलेशन को एक बना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पार्ट है, एक एलिमेंट है एक्स वाई, तो x बिलोंग करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है p क्रॉस q का, ठीक है, तो x बिलोंग करता है p से और y बिलोंग करता है q में, और ऐसा रिलेशन है कि x या तो बड़ा है y से या तो बराबर है। फिर दूसरा रिलेशन है, तो इस रिलेशन में भी वही चीज़ कि x बड़ा है y से, तो ऐसे भी दिखा सकते हो ऐसे भी दिखा सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर है टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो पता ही है कि कोई भी सेट अपना सबसेट होता है, और फाई सबका सेट है, मतलब सबका सबसेट है। तो ये दो रिलेशन क्या है, एक्सट्रीम है, ठीक है, कि अपना अपने साथ रिलेशन और किसी का किसी के साथ, मतलब कि कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, फाई है, सेट में कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो ये दोनों एक्सट्रीम रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन, यानी कि कोई एलिमेंट किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, या यूनिवर्सल रिलेशन कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, का रिलेशन एक दूसरे के साथ है। तो ये दोनों यूनिवर्सल, दोनों जो यूनिवर्सल है और एम्प्टी है, ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम रिलेशन। और जो एक्सट्रीम रिलेशन है उसी को ट्राइवियल रिलेशन भी बोलते हैं, कि ट्राइवियल है ये, ठीक है, कि ट्राई कर सकते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा है तो इसको काम में लगाओ। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी हर एक एलिमेंट अगर रिपीट होता है, ठीक है, कि ए फिर से ए आ गया तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिकल का मतलब कि अगर A1 A2 है तो फिर A2 A1 भी होगा रिलेशन में, तब इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव का मतलब कि अगर A1 डाले और A2 मिला, फिर A2 डाले तो A3 मिला, तो इसका मतलब है कि अगर A1 डालेंगे तो A3 मिलेगा, ठीक है। तब ये जो है रिलेशन वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिशन हो गया, ठीक है, A1 ट्रांजिट करके बन गया A3, ठीक है। काहे कि पहला रिलेशन है कि A1 का रिलेशन A2 के साथ, और दूसरा रिलेशन है A2 का रिलेशन A3 के साथ, यानी A1 का रिलेशन A3 के साथ है।
इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब इक्विवेलेंस है, ठीक है, बराबर, सब तरह से बराबर, इक्विवेलेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा कि अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब है वन वन और मेनी वन फंक्शन, रिलेशन भी हो गया। अब है फंक्शन, तो फंक्शन में है वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। तो मान लो कोई फंक्शन है जिसका कि जो डोमेन है वो x है और जो को डोमेन है वो y है, ठीक है। तो इसको वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे कब, जब जितना भी इमेज बनेगा x का, यानी डोमेन के एलिमेंट का जो भी इमेज y में मिलेगा वो सारा का सारा डिस्टिंक्ट रहेगा। यानी कि फॉर एवरी x1, ठीक है, और x2 बिलोंगिंग टू x, ठीक है। तो x सेट है और उस सेट का दो एलिमेंट है x1 और x2। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर आप बोल रहे हो कि जो इमेज है वो दोनों इमेज सेम है, ठीक है। तो दोनों इमेज अगर सेम है तो यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट भी सेम है, ठीक है। तो दोनों अगर ऑब्जेक्ट सेम यानी इमेज सेम तो ऑब्जेक्ट भी सेम, तो ये मेनी वन फंक्शन नहीं है, ये वन वन फंक्शन है, ठीक है। कि एक इमेज का, एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज, दो इमेज नहीं हो सकता, एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज, तो यानी वन वन फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। अगर ऐसा नहीं है, एक ऑब्जेक्ट का एक से ज़्यादा इमेज है, तो इसका मतलब वो मेनी वन फंक्शन है, इंजेक्टिव नहीं। फिर है ऑन टू और इनटू फंक्शन। तो फिर से कोई फंक्शन है जिसका कि डोमेन x है और रेंज y है या कोडोमेन y है, ठीक है। इसको ऑन टू तब बोल सकते हो या सर्जेक्टिव तब बोल सकते हो कि y में जितना भी एलिमेंट है, यानी कोडोमेन में जितना भी वैल्यू है, y में जितना भी वैल्यू है, उस सब के पास इमेज, मतलब उन सब का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कि एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, ठीक है, अंडर f। कि उस फंक्शन के लगने से y में जितना भी एलिमेंट है उस सब का ऑब्जेक्ट अगर मिल गया, ठीक है, तो ये फंक्शन ऑन टू होगा, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब कि जो रेंज रहेगा फंक्शन का वो y है, यानी कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। कि पूरा का पूरा कोडोमेन जो है वही अगर रेंज है तो फंक्शन है ऑन टू, ठीक है। अगर फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, ठीक है, यानी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है, तो इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, यानी वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव। फिर से देख लेते हैं वन वन और इनटू। जैसे ये फंक्शन वन वन है, एक का जो एक, जैसे ये हो गया पूरा का पूरा डोमेन और ये है कोडोमेन। तो कोडोमेन का सारा एलिमेंट का इमेज हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा फंक्शन अगर है तब तो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है उस सब का इमेज बने ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वन वन फंक्शन का मतलब हर एक, और फंक्शन में क्या है कि डोमेन जो भी है, डोमेन में सारे डोमेन को इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। हर एक डोमेन का, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। कितना इमेज बनेगा ये नहीं है, अगर एक इमेज बने तो यानी वन वन फंक्शन है, अगर एक से ज़्यादा इमेज बने तो यानी कि मेनी वन फंक्शन है। अगर को डोमेन में जितना भी एलिमेंट है उस सब का अगर ऑब्जेक्ट है तो यानी कि ऑन टू फंक्शन है। अगर को डोमेन में एक भी ऑब्जेक्ट छूट गया, मतलब एक भी इमेज छूट गया जिसका कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो इनटू फंक्शन है। तो जैसे वन वन फंक्शन और इनटू फंक्शन दोनों है, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट है उसका सबका एक ही है, फंक्शन जो लगा है वो एक ही इमेज दे रहा है, ए का ए, दो का बी, तीन का सी और चार का डी। तो ये वन वन है और इनटू है, काहे कि ई और एफ को तो ऑब्जेक्ट मिला नहीं, यानी कोडोमेन रेंज नहीं बना। मेनी वन यानी ए का इमेज ए है और दो का इमेज भी ए ही है, फिर तीन का इमेज सी है, चार का इमेज डी है, यानी दो ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज, यानी मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। और इनटू फंक्शन भी है, काहे कि कोडोमेन में दो एलिमेंट बच गया जो कि रेंज नहीं बन पाया। मेनी वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, यानी कि कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा रेंज है, ठीक है, यानी जितना भी इमेज है उसका ऑब्जेक्ट है। और मेनी वन है,
क्या है कि 1 का भी इमेज ए और 2 का भी इमेज ए, फिर 3 का इमेज बी और 4 का इमेज सी। 1 1 एंड ऑन टू, कि 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, यानी कि कोडोमेन में जितना भी है इमेज वो सारा का सारा रेंज भी है, और हर एक एलिमेंट जो भी है फंक्शन का डोमेन में जो भी ऑब्जेक्ट है वो सारा का इमेज भी है, तो यानी 1 1 फंक्शन है। अब है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के दो फंक्शन है, उसका कंपोजिट क्या बनेगा। तो मान लो एक फंक्शन है कि फंक्शन a टू b, यानी कि डोमेन में a और रेंज में b। फिर दूसरा फंक्शन g है जिसका कि डोमेन b और रेंज c। तो इसका अगर कंपोजिशन किया जाए, कंपोजिशन ऑफ f एंड g, तो इसको डिनोट करते हैं g ऑफ f, ठीक है। और g ऑफ f का जो डोमेन होगा वो a होगा और जो रेंज होगा वो c होगा, क्योंकि g का जो रेंज है वो c है, और जो इनपुट लेगा g ऑफ f वो f से इनपुट लेगा, तो f का इनपुट a है, तो g ऑफ f क्या है, उसका इनपुट तो a से आता है लेकिन रेंज c में जाएगा, ठीक है। और अगर g ओ f 1 1 है तो इसका मतलब है g ऑफ f ऑन टू है, ठीक है। कि g ऑफ f अगर 1 1 है, ठीक है, तो f भी 1 1 है, और g ऑफ f अगर ऑन टू है तो g ऑन टू है, ठीक है। बढ़िया समझना इस बात को कि g ऑफ f अगर 1 1 है तो f 1 1 है, और g ऑफ f अगर ऑन टू है तो g ऑन टू है, ठीक है। तो ठीक है, तो g ऑफ f का इनपुट आता है x से और रेंज आएगा c में, ठीक है। a है इसका इनपुट और आउटपुट मिल रहा है c में, ठीक है। तो ये हो गया f ऑफ x, f लिया इनपुट x से, आउटपुट दिया b में, और फिर जो g है वो ले रहा है इनपुट b से और दे रहा है c में, ठीक है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो g ऑफ f बनेगा जो कि इनपुट लेगा a से और आउटपुट देगा c में। अब है इनवर्स फंक्शन, कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स। तो मान लो कोई फंक्शन है जिसका कि डोमेन है x और रेंज है y, तो इसका इनवर्स जो रहेगा वो है g, ठीक है। तो g का जैसे जो इसका डोमेन था, अब इसका रेंज बन जाएगा, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर हुआ तो यानी कि g ऑफ x कीजिएगा तो आपको x मिलेगा, यानी कि जो x डालिएगा वही x आपको मिल जाएगा। और f ऑफ g जो बनेगा इनवर्स फंक्शन है f, और उस फंक्शन का जो इनवर्स है वो है g। तो अगर g ऑफ f होगा इनवर्स फंक्शन को, देखिए g है इनवर्स फंक्शन, यानी कि f इनवर्स ऑफ f, g जो है वो इनवर्स ऑफ f है, यानी f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू ix, काहे कि f का जो इनपुट है वो x है, और f ऑफ g इज इक्वल टू y, यानी कि f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। तो f का जो इनपुट है f इनवर्स है ना, f ऑफ f इनवर्स, तो f इनवर्स है, तो यानी कि जो रेंज आएगा वो y में रहेगा, ठीक है। तो f ऑफ g यानी कि f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू i, तो आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि y ही, यानी y डालिएगा और आपको y ही मिलेगा। तो फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f और डिनोट करते हैं f इनवर्स ऑफ g। तो आपको ये चीज करके देखना पड़ेगा कि इन्वर्स कर रहे हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है कि नहीं, यही आपको देखना है कि कंपोजिट किए हैं किसी फंक्शन का, उसी के इन्वर्स के साथ अगर कंपोजिशन कीजिएगा तो आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा, ठीक है। और कोई भी अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी, यानी कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन जो है उसी का इन्वर्स हो सकता है और किसी भी फंक्शन का इन्वर्स नहीं हो सकता है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन a टू b है, यानी कि डोमेन a और रेंज b, तो उसका जो इन्वर्स रहेगा उसका डोमेन होगा b और रेंज होगा a। फिर से अगर कोई फंक्शन b है उसका रेंज c है, तो जो उसका इन्वर्स होगा उसका रेंज, उसका डोमेन होगा c और रेंज होगा b। तो फिर से g ओ f कोई फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है g ऑफ f। तो g ऑफ f का जो डोमेन है, काहे कि fx होगा ना, g ऑफ fx होगा, तो इनपुट ले रहा है f का,
और आउटपुट दे रहा है g का, ठीक है। यानी g ऑफ f इनपुट लेगा a से, आउटपुट देगा c में। g ऑफ f का इन्वर्स जो होगा वो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स होगा, ठीक है। यानी डोमेन ऑफ g इनवर्स और रेंज ऑफ f इनवर्स। g ऑफ f इनवर्स होगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, यानी रेंज ऑफ g डोमेन ऑफ f। कंपोजिशन एंड इन्वर्जन, फिर से फंक्शन है x2 बाई डोमेन x रेंज y, दूसरा फंक्शन है डोमेन y रेंज z, तीसरा फंक्शन है डोमेन z और रेंज s। तो ये तीनों फंक्शन का कंपोजिट बनाओ और एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। कोई अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो g ऑफ f ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। डोमेन ऑफ g इनवर्स इज द रेंज ऑफ g इनवर्स, ठीक है। इनवर्स फंक्शन है तो हमेशा इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, जो डोमेन होता है फंक्शन का वो रेंज होता है इनवर्स का। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए g ऑफ f कीजिए और उसका इन्वर्स कीजिए तो वो बराबर होना चाहिए f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के, और जो वैल्यू आएगा वो आइडेंटिटी फंक्शन, हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होएगा, ठीक है। कि इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन विद द फंक्शन इज द आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। कोई भी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ अगर कंपोजिशन होगा तो आइडेंटिटी मिलेगा। अब है लास्ट का बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन हमेशा दो पे ही होगा, बाइनरी है दो है, बाइनरी का मतलब दो, और सेल्फ पे ही देखते हैं कि कोई भी फंक्शन कोई भी सेट है उसका उसी के साथ। तो a इंटू ए है कि जो ऑपरेशन है वो a का a के साथ, कि डोमेन भी a, मतलब दो सेट है कि a ही एक का ही ऑपरेशन हो रहा है a के साथ, और जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी a है। डिनोट करते हैं स्टार से, कि मान लो कि स्टार से ही डिनोट कर रहे हैं कि स्टार ऑफ a और b, और a स्टार b भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो कि स्टार ऑफ a एंड b और a स्टार b भी दिखा सकते हो। तो इन्हें फंक्शन, तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, फंक्शन है, ठीक है। और कैसा फंक्शन है, तो फंक्शन खुद ही रिलेशन है। पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे सबसे पहले सेट, फिर सेट को मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर कुछ रिलेशन निकलता है दो एलिमेंट के बीच में तो रिलेशन है। और जो भी पहला जो रहेगा, कि हर एक जो आप पहला बार में लिख दिए उसको अगर रिपीट नहीं करते हैं कि एक का रिलेशन दूसरे के साथ हो गया कि हाँ ये रिलेशन है इसका, तो फिर उसी एलिमेंट का रिलेशन किसी और के साथ अगर नहीं हो तो वो फंक्शन है, ठीक है। यानी एक ही एलिमेंट को आप अगर रिपीट नहीं करते हो, डोमेन में जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को अगर आप रिपीट नहीं करते हो और इमेज बनता है तो वो फंक्शन है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है फंक्शन है, रिलेशन है, उसमें ईच एलिमेंट या मेंबर ऑफ द डोमेन जो है उसका एक ही इमेज है, ठीक है। ईच एलिमेंट शुड हैव ओनली वन इमेज, तभी फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है, ठीक है। और फंक्शन का ये सब हो गया, इसको पहले ही बता ही दिया। फिर है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। फिर एसोसिएटिव भी है कि a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ठीक है। कि a और b के बीच में ऑपरेशन हुआ, फिर c के साथ वो ऑपरेशन हुआ, तो a का ऑपरेशन b और c के ऑपरेशन के साथ, ठीक है। फिर आइडेंटिटी, कि कोई भी ऑपरेशन का, बाइनरी ऑपरेशन का एक आइडेंटिटी होता है। तो आइडेंटिटी का मतलब कि अगर उसी आइडेंटिटी के साथ कोई फंक्शन के साथ बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है तो a का आइडेंटिटी ऑपरेशन, आइडेंटिटी अगर कोई रहेगा और उसके साथ ऑपरेशन होगा तो a ही मिलेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का एग्जांपल क्या है कि जैसे अगर मान लो फंक्शन है एडिशन का, ठीक है, तो एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी है वो जीरो है, किसी वैल्यू को जीरो के साथ ऐड करो तो वही वैल्यू मिलेगा। वन जो आइडेंटिटी है वो मल्टीप्लिकेशन का है, कि किसी भी वैल्यू को अगर वन से मल्टीप्लाई करो तो वही वैल्यू मिलेगा। लेकिन जीरो आइडेंटिटी, लेकिन ये जो जैसे प्लस का जो आइडेंटिटी है, मतलब एडिशन का जो आइडेंटिटी है वो जीरो है,
और मल्टीप्लिकेशन का जो आइडेंटिटी है वो 1 है, लेकिन निगेटिव का और डिवीजन का, ठीक है, यानी कि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन का कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं। यानी बोलने के लिए तो आप बोल सकते हो कि हाँ किसी भी एलिमेंट से अगर 0 को अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू तो फिर से वही मिलेगा कि हाँ 0 माइनस की है, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। किसी भी वैल्यू से अगर 0 को माइनस करोगे तो वही वैल्यू मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाता है। तो कैसे होता है, ठीक है, इसलिए 0 आइडेंटिटी नहीं है नेगेटिव का और 1 आइडेंटिटी नहीं है डिवीजन का। फिर बाइनरी ऑपरेशन फिर से हमेशा सेट पे ही लगेगा, उसी सेट के साथ, और मिलेगा भी वही सेट, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर कोई भी बन रहा है तो इन्वर्टिबल होगा अगर कोई एलिमेंट बी एग्जिस्ट करता है ए में, कि ए का ऑपरेशन बी के साथ हुआ तो आइडेंटिटी मिला, और बी का ऑपरेशन फिर से ए के साथ हुआ तो आइडेंटिटी ही मिला, तब ए और बी को बोलेंगे इन्वर्स, यानी बी इन्वर्स है ए का और ए इन्वर्स है बी का, ठीक है। तो माइनस ए इज द इन्वर्स ऑफ ए फॉर एडिशन, ठीक है, काहे कि अगर ऐड करोगे तो 0 बन जाएगा, और 0 आइडेंटिटी है किसका, एडिशन का। तो जो सब्सट्रैक्शन है वो इन्वर्स है किसका, एडिशन का। फिर क्या है कि एक जो है वो इन्वर्स है ए का, अगर ए 0 नहीं हो तो, ठीक है। तो 1 इज द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 1 इज द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर ए 0 नहीं है तो। और किस पे, कि भाई कौन सा सेट पे लग सकता है, तो रियल नंबर का जो सेट होगा उसी पे लगेगा, ठीक है। थैंक यू।